बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th के अंदर चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जो कि कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी और अपलोड भी कर दी थी, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को डिस्कस किया और उसकी एक वर्कशीट थी, उसको हमने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लिया था। अब वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है, जो कि मेटाबॉलिज्म पर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको मल्टीपल पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर 7 के अंदर। केमिकल एनर्जी को हमने डिस्कस करना है, जो कि कहाँ कहाँ से आती है। कार्बोहाइड्रेट से आती है, फैट से आती है, प्रोटीन एंड अदर्स। इसके अलावा आप ATP के हवाले से बात करेंगे। बॉडी एनर्जी करेंसी जो है मेटाबॉलिज्म से आती है, हीट प्रोड्यूस होती है एंड केमिकल वेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कुछ बातें हैं जिनका हमने जिक्र करना है यहाँ पर। और इस चैप्टर का नाम है मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में देखें तो मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास SLOs हैं। SLO नंबर 1 चेक कीजिएगा, डिफाइन मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म विद एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका जो पहला SLO है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, और इसमें से MCQs भी पॉसिबल हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे और बाद में हम SLO नंबर 2 की तरफ भी जाएंगे और उसको भी ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। देखें, बायोलॉजी के अंदर हमारी क्लास 9th है और चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं 7। चैप्टर हमारा 7 है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 कौन सा है जी। इसको हम लिखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा ये चैप्टर है और यहाँ पे हमने जो फर्स्ट SLO डिस्कस करना है वो भी मेटाबॉलिज्म है। हमारा जो फर्स्ट SLO होगा वो क्या है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो भी मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म आए देखते हैं जी, इस हवाले से हम कुछ डिस्कशन करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? देखें जी, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन सिर्फ बॉडी में नहीं होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग प्लेसेस पर, दोनों पर हो सकते हैं। उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आए तो सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म के हवाले से बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म के हवाले से हम क्या देखते हैं जी, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मैं लिखता हूं, और कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि आपने ये बात यहाँ पे मेंशन कर दी है कि मेटाबॉलिज्म क्या होगा? सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं, हम उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? उसको मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हम देखते हैं कि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ये होते क्या है? बायोकेमिकल
रिएक्शन की बात कर लें। अब बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मैं यहां पर मेंशन करता हूं द प्रोसेस in which reactants are converted into products। अब यहां पे दो अगेन से बातें आ गई हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसको कन्वर्ट करते हैं, यहां पर चेक कीजिएगा, रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अब दो बातें अलग से आ गई हैं, इनको भी आप मेंशन करेंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, यहां पर आपने बताना है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं मॉलिक्यूल्स, यहां पे आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो जो हम लिविंग की बात करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हम किस में, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एनिमल की बात करें तो लिविंग के, नॉन लिविंग में हम मॉलिक्यूल के अलावा आयंस भी कह सकते होते हैं, और भी बहुत सारे जो है वो केमिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वो केमिकल कंपोनेंट्स जिन्होंने रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना होता है, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। आप कहते हैं जी आपके पास प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इस फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है, हमने बड़ी डिटेल में इसकी डिस्कशन की हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, प्लस ऑक्सीजन बनती है, प्लस वाटर भी बनता है, लेकिन चूंकि वाटर वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अगर इसको मैं बैलेंस भी साथ कर दूँ तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर, 1 ग्लूकोज और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ये प्रोसेस किसकी मौजूदगी में, एक तो हम कहेंगे क्लोरोफिल की मौजूदगी और दूसरा हम कहते हैं सनलाइट यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये हैं रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं। इसका मतलब है ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। ये प्रोडक्ट हमारा, इसके अंदर अब प्रोडक्ट में भी दो बातें आ जाती हैं। एक ये प्रोडक्ट है जो कि मेन है, ये मेन प्रोडक्ट है, और जो एक्स्ट्रा साथ बन जाती है इसको हम बाय प्रोडक्ट कह देते हैं। ये साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया, ये इसके साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये इसके हवाले से भी हम बात कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास फोटोसिंथेसिस के हवाले से रिएक्टेंट्स की हमने बात कर ली और साथ हमने प्रोडक्ट्स की भी बात कर ली। तो प्रोडक्ट्स को अगेन से ये आप डिफाइन भी कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स which are formed from reactants। अब रिएक्टेंट्स ही आगे कन्वर्ट होके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया है कि इसकी अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट में मेटाबॉलिज्म की बात की है, तो पहले मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आ गई। तो मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम अपनी बुक से 2 एग्जांपल्स को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं।
जी नंबर फर्स्ट पर आप देखिएगा हम मेंशन करते हैं जी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। नंबर सेकंड पे हम लिखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हमने बार बार आगे डिस्कस करने हैं और इनके डिटेल्स रिएक्शन की भी हमने बात करनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेटाबॉलिज्म तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया यहाँ पर। अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म की आगे टू टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं जी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक है जी कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये जो रिएक्शंस होते हैं इसके लिए अगर हम मेंशन करें, ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक होते हैं, एक्सर्गोनिक, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट या फिर हम कहते हैं एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यानी कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक कहते हैं और इनमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जाहिर सी बात है हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है वो मोस्टली हम उसको कहते हैं कि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। हमारी बुक के अंदर इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस की गई है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें हम देखें तो होता क्या है, अगर इसके हवाले से हम देखें तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है प्लस इसके साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये रिएक्ट करेंगे और ये क्या बनाएंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस यहाँ पर एटीपी, यानी कि मैं दूसरे अल्फाज में कह रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो बनती है, रिलीज होती है। ग्लूकोज के लिए भी फार्मूला आप मेंशन कर सकते हैं C6H12O6, C6H12O6, और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है, वाटर एंड सो ऑन, ये मल्टीपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ये कैटाबॉलिज्म का रिएक्शन है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन है। यानी कि जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी होती है किस फॉर्म में, CH बॉन्ड की फॉर्म में एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पे 38 ATP बनते हैं और 36 ATP बनते हैं। ये दो बातें हैं, अलग से हैं। अगर हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल उसमें 38 ATP बनते हैं टोटल, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल उसमें 36 है। तो इसके लिए एक और मैं वर्ड साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट प्रोडक्शन। नेट का मतलब होता है जो बचते हैं यूज़ होने के बाद, एक ग्लूकोज जब ब्रेक हो रहा होता है उसमें कितने ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर नेट प्रोडक्शन कितनी होती है। तो ये हमने किसकी बात की है, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में और भी बहुत सारी एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ कैटाबॉलिज्म के अंदर कि अब स्टार्च जो है, स्टार्च को
यानी कि ये स्टार्च क्या है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी तरह और बात कर लेते हैं, ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन भी कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। तो ये मुख्तलिफ इसके एग्जाम्पल हैं, कैटाबॉलिज्म के हवाले से हमने चंद बातें डिस्कस की। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में हम यूं लिखते हैं, द मैकेनिज्म इन विच सिंपल molecules are combined together to form complex molecule। सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं जी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। ये आपके पास आ गया जी एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये यहाँ पर हो सकता है। इस सिंपल मॉलिक्यूल में आप ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी इसमें यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है, और जिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूज़ होती है उसको कहते हैं एंडरगोनिक, या फिर इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है, आए देखते हैं जी। हम कहते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, और एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है, और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। अगर इसको बैलेंस किया जाए तो हम यूँ कहते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, 6 वाटर इस्तेमाल हुए, 1 ग्लूकोज बनता है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर बनती हैं बाय प्रोडक्ट में। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफिल का इस्तेमाल हुआ है, क्लोरोफिल के साथ हम कहते हैं कि इसका सनलाइट का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपने जो टॉपिक अभी डिस्कस किया है ये क्या था, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो मैं यहाँ पर इनकी डिस्कशन कर देता हूँ कि आपका ये भी एक अकेला शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, सेकेंडली आप देख रहे हैं किसकी बात की है, कैटाबॉलिज्म भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। मेटाबॉलिज्म की सिंपल बात करें तो मेटाबॉलिज्म भी आपका क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म को आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस कर सकते हैं, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम क्या लिखेंगे, एंजाइम्स। एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम्स क्या होते हैं, याद रखिएगा, दीज आर बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दीज आर द बायोलॉजिकल एक्टिव, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने यहां पर कर दी है, एक्टिव
the biological active globular protein. तो क्या करते हैं, which speed up biochemical reactions. यहां पर आप देखें तो दो बातें की, उसने बायोकेमिकल रिएक्शन की बात की, तो यहाँ पे एक और बात मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा, स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन बाय, इंपॉर्टेंट बात, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम से कम एनर्जी जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम क्या बोलते होते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते होते हैं। द बायोलॉजिकल एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो आप यहाँ पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, जो मेरे ख्याल में डेफिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लिखें मॉलिक्यूल्स तो। अब चूंकि जब हम इनकी एंजाइम की एग्जांपल की या नेचर की बात कर रहे हैं ना, तो नेचर में देखिएगा, इनकी नेचर में दो बातें आ जाएंगी। नेचर में नंबर फर्स्ट पर हम लिखते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, नंबर सेकंड पर मैंने लिख दी है आरएनए इन नेचर भी। अब दो बातें आ गई, ग्लोब्यूलर यानी कि जो एंजाइम्स हैं आप लिखें तो मोस्टली एंजाइम जो हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो कौन से हैं जी? वो प्रोटीन इन नेचर है, लेकिन सम एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पर हम कहते हैं कि आरएनए इन नेचर भी हैं। अब मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। लाइक मैं लिखता हूँ नंबर फर्स्ट पर मैंने पेप्सन लिख दिया है, पेप्सन लिख दिया है, मैंने ट्रिप्सन लिख दिया यहाँ पे, पेप्सन और ट्रिप्सन ये इसमें आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आरएनए में मैं लिखता हूँ राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स। ये राइबोजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि राइबोसोम पर पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ राइबोजाइम्स प्रेजेंट ऑन राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स पर मौजूद होते हैं, ये राइबोसोम्स, तो मैं यहाँ पर इनको ये कहता हूँ राइबोजाइम्स। कुछ एंजाइम जो है वो आरएनए इन नेचर भी है, ज़्यादातर एंजाइम क्या हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, जिसमें एग्जांपल भी हमने देख ली है पेप्सन और ट्रिप्सन की। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप कर रहे हैं, इसकी टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की टाइप्स भी हैं। जैसा कि अभी मैं लिखूंगा, एक टाइप इसकी है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, और दूसरी इसके टाइप जो है वो कौन सी है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। आइए जी देखते हैं जी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं। द एंजाइम्स which are used
इनसाइड ऑफ द सेल्स, यानी कि ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? सेल के अंदर इस्तेमाल होंगे, सेल से बाहर इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर भी हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंजाइम्स which are used outside of the cell of cell, उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा, फिर हम यूं कहते हैं एंजाइम्स ऑफ फंजाई, एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास, एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स, यानी गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं, जिसे पेप्सन की बात कर रहे होते हैं। अब इनकी अगर बात करें तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड ऑन, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीज आर फॉर्म्ड ऑन फ्री राइबोसोम्स, लेकिन ये फ्री राइबोसोम पे नहीं बनते, ये बाउंड राइबोसोम पर बनते हैं। दीज आर फॉर्म्ड ऑन बाउंड राइबोसोम्स। बाउंड राइबोसोम, फ्री राइबोसोम कहाँ होते हैं जी? हमें पता है इन साइटोप्लाज्म होते हैं, आपने याद रखना है ये कहाँ होते हैं जी? ये साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, फ्री साइटोप्लाज्म में होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ऑन RER, जिसको हमने कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं, ये इस पर मौजूद नहीं होते, इनके साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होते। इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि फंजाई की बात की है, एग्जांपल एंजाइम्स जिसे आप कह रहे हैं, पेप्सन की बात कर रहे हैं आप, ट्रिप्सन की बात कर रहे थे, ये सारे एंजाइम भी इसी में आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस आप देखें तो 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो वहाँ पे 10 एंजाइम कम से कम इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो सारे के सारे किस में बनते हैं? इसी पे बनते हैं। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, एक को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म और दूसरे हैं एंजाइम, यानी कि 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म और इंट्रोडक्शन टू एंजाइम। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो एंजाइम का हमने क्वेश्चन डिस्कस की है, डेफिनेटली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो आपने कैसे लिखना है? नंबर फर्स्ट पे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिर आप नंबर सेकंड पर इसकी टाइप नेचर बता सकते हैं, और नंबर थर्ड पर आप क्या लिखेंगे? इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमने शेयर की है, यानी कि ग्लोब्यूलर हो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो या RNA हो, दोनों के लिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पर शेयर किया। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियसली हमने एनाबॉलिज्म डेफिनेशन एग्जांपल, कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन एग्जांपल और रिएक्टेंट्स की हमने डिस्कशन की है। रिएक्टेंट्स में हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर ली हैं। और बायो के अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, इन रिएक्टेंट्स को बायो के अंदर हम क्या बोल रहे हैं? सबस्ट्रेट कह रहे हैं, सबस्ट्रेट, यानी कि वो रिएक्टेंट्स जिनको एंजाइम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाता है, वो क्या बन जाते हैं? वो क्या होते हैं? सबस्ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, आप लिखते हैं द रिएक्टेंट्स which are converted into products by
एंजाइम्स, यहाँ पे एंजाइम्स इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसके लिए हम सबस्ट्रेट, और ये किसके लिए, यानी कि ये रिएक्टेंट्स हैं। बायोलॉजी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इनको क्या बोल रहे होते हैं, हम इनको सबस्ट्रेट कह रहे होते हैं, ये रिएक्टेंट्स होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ है। हमने मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट किया था, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। इससे प्रीवियस तमाम चैप्टर्स के लेक्चर, वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस की जो वर्कशीट है वो भी हमारे गूगल ड्राइव पर मौजूद है, लिंक्स ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, उसमें आपको डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट के MCQs मिलते हैं, आप वो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो आपको राइट आंसर वहाँ पे शो हो जाता है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।